मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आर्टिकल पार्ट 2। हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटी में हम कर रहे थे आर्टिकल से पहले हमने संविधान के भाग और अनुसूचियों की चर्चा कर ली थी। अब हम करेंगे आर्टिकल का पार्ट 2। अनुच्छेद 28 तक हमने पहले पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 110 तक। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे उनसे संबंधित हम सभी फैक्ट की चर्चा करेंगे और उन अनुच्छेदों में क्या लिखा हुआ है उसकी भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। आज है हमारा अनुच्छेद 29। इसमें क्या कहा गया है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यानी कि जो संख्या में कम है, जिनकी संख्या 50% से कम है, उनको कहा जाता है अल्पसंख्यक। भारत में माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक कितने हैं? 6। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध, इन सभी की संख्या 50% से कम है। भारत में 70% के लगभग हिंदू हैं और शेष 30% में मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध हैं। तो इनके हितों के संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30। इसमें क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन का अधिकार भी उनको ही दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। इस अनुच्छेद के ही तहत यदि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 33। सैन्य बलों के फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने का अधिकार संसद के पास होगा। यानी कि जो व्यक्ति सेना में कार्य कर रहे हैं उनके मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार संसद के पास होगा। ऐसी व्यवस्था किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 34। मार्शल लॉ या सैन्य कानून लगा हुआ हो तो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स भी सीमित किए जा सकते हैं। मार्शल लॉ की स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा भाग 4। भाग 4 में किसका वर्णन है? DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें वर्णन किए गए हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक ये DPSP कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 38। इसमें लोक कल्याणकारी राज्य है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट के बारे में वर्णन हमको यहाँ मिलता है। नेक्स्ट है 39A। अनुच्छेद 39A। इसमें निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड की व्यवस्था की गई है। यदि कोई वकील लेने में सक्षम नहीं है तो सरकार उसको वकील मुहैया करवाएगी। यह है निःशुल्क विधिक सहायता। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39A में। और यह व्यवस्था कब की गई थी? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में यह व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद 40। इसका संबंध किससे? ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43B। इसमें सहकारी समिति का वर्णन किया गया है, भाग 9B, और इसको 97 में संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 44। इसमें है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। वर्तमान में यह गोवा में लागू है। इसमें सभी धर्मों में विवाह, तलाक, गोद एक जैसे हों, ऐसी व्यवस्था पर बल दिया जाता है। तो समान नागरिक संहिता किस में है? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 47। इसमें पोषण और लोक स्वास्थ्य की देखभाल पर बल दिया गया है। लिकर यानी कि शराबबंदी से संबंधित कानून भी अनुच्छेद 49 से ही संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 48A 48A। इसमें पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव रक्षा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 42। संविधान संशोधन 42वें द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50। कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग हैं, उनके कार्य अलग अलग हैं, तो इनके कार्यों का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 50 के तहत।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित और इसमें भारत की विदेश नीति का विवरण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा भाग 4A। भाग 4A जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है और भाग 4A में, क्योंकि इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर, और तब इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। यह उनका मौलिक कर्तव्य होगा। तो 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है। सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य मिले हुए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। ये बात भी हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है भाग 5। भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें संघ या यूनियन का वर्णन किया गया है। यह अनुच्छेद 52 से 151 तक फैला हुआ है। सबसे बड़ा भाग है और इसमें लगभग 100 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 इसके तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है कि इसमें कौन कौन शामिल होगा। इसमें इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए यानी कि निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक शामिल होते हैं। नेक्स्ट है निर्वाचन की विधि। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि मैनर ऑफ इलेक्शन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 56 इसमें कार्यकाल यानी कि टर्म ऑफ ऑफिस, और कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57 री इलेक्ट यानी कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। यदि राष्ट्रपति 5 वर्ष पूरा कर ले तो वह दोबारा से भी चुनाव लड़ सकता है, और कितनी ही बार भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसे कोई प्रावधान नहीं किया गया कि 1 बार या 2 बार या 3 बार, कितनी बार भी राष्ट्रपति चुनाव वापस दोबारा से लड़ सकता है। अनुच्छेद 58 इसमें योग्यता या क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, और राष्ट्रपति की योग्यता कितनी है? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। शर्तें अनुच्छेद 59 के तहत शर्तें कंडीशंस बताई गई हैं कि वह पागल या दिवालिया न हो। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 60 में है शपथ यानी कि ओथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न हो तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी सीनियर जज होगा वह राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। अनुच्छेद 61 में किसका वर्णन किया गया? महाभियोग प्रक्रिया का, इम्पीचमेंट। और एक बात और हमको ध्यान रखने की, महाभियोग शब्द केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय या अन्य संवैधानिक पदों के लिए कहीं भी महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 63 इसमें कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 इसमें कहा गया कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का प्रधान सभापति भी होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 66 इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति, इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 69 इसमें उपराष्ट्रपति को शपथ के बारे में बताया गया है, और शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 71 इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई विवाद हुआ है तो विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा 72। इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का वर्णन किया गया है। 72 में राष्ट्रपति की पार्डन पावर, इसमें राष्ट्रपति मृत्युदंड, फांसी और मार्शल लॉ इन सभी को माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड और मार्शल लॉ को समाप्त नहीं कर सकता। ये इन दोनों की शक्ति के बीच डिफरेंस है। नेक्स्ट है 74 अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ऐसा किसमें कहा गया? 74 के 1 पार्ट में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 75(3) इसको कहते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 75 क्लोज 3। इसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी
और यदि कोई एकल मंत्री होगा तो वह किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राष्ट्रपति के प्रति। इसका वर्णन किया गया है 75 क्लोज 2। और 75 क्लोज 3 में क्या कहा गया है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से यानी कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट है हमारा 76। इसमें एक भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। और वर्तमान में भारत के महासचिव कौन है? आर वेंकट रमणी। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि हमको करंट अफेयर्स को भी साथ साथ लेकर चलना है। नेक्स्ट है हमारा संसद। संसद को हम कैसे याद करेंगे? सरला। स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। संसद का वर्णन है 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। संसद के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। और यदि पूछे कि संसद के कितने सदन होते हैं? सदन होते हैं 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लेकिन संसद के अंग कितने होते हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, यह हाउस ऑफ पीपल्स है यानी कि लोगों का सदन है। और राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, यह स्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 2/3 सदस्य अपना पद छोड़ते रहते हैं यानी कि वे रिटायर होते रहते हैं और नए 2/3 सदस्य इसमें शामिल होते रहते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से होते हैं, जैसे साहित्य, शिक्षा, विज्ञान इत्यादि से। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85। इसमें संसद सत्र, सत्राहुत, सत्रावसान यानी कि सत्र की शुरुआत और सत्र का अंत या विघटन, भंग। सदन सत्र होता है, इसमें राष्ट्रपति संसद की शुरुआत करता है, अंत करता है या भंग करता है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सत्रावसान करता है? सत्रावसान का मतलब है सत्र को समाप्त करना। और सत्राहुत, सत्रावसान और भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। एक नोट रखने योग्य बात क्या है? सत्रावसान, सत्राहुत दोनों ही राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करता है सत्रावसान और सत्राहुत। सत्र स्थगन यानी कि सत्र को बीच में रोकना कौन करता है? सत्र का अध्यक्ष। जो भी सत्र का अध्यक्ष होगा वह सत्र को बीच में रोक सकता है, इसको कहते हैं स्थगन। स्थगन का मतलब है बीच में रोकना। यदि सत्रावसान और सत्राहुत पूछा जाए तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन स्थगन सत्र का अध्यक्ष कर सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87। इसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। जब भी कोई नई सरकार का गठन होता है तो राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण या शुरुआत में भाषण देता है, उसको कहते हैं राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। या किसी विशेष मुद्दे पर राष्ट्रपति यदि संसद के दोनों सदनों को बुलाना चाहे और वह अपना विशेष अभिभाषण भी दे सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93। इसमें लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 105। 105 में सांसद यानी कि MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विशेषाधिकारों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 108। इसमें संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया यानी कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जब संयुक्त बैठक होती है उसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 108 में। इसके तहत संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, क्या धन विधेयक पर जॉइंट सीटिंग होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नो। क्यों धन विधेयक पर जॉइंट सीटिंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है और धन विधेयक को राष्ट्रपति साइन करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि यह राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन से ही पेश किया जाता है। और एक नोट रखने योग्य बात क्या है? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। यह हमको नोट लगाकर बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 110। इसमें किसका वर्णन है? धन विधेयक यानी कि मनी बिल की परिभाषा इसमें दी गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 111। इसमें विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति होती है, जैसे पहले लोकसभा में पेश होता है, फिर राज्यसभा में और फिर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस पर 3 स्थितियां लागू कर सकता है, जैसे पहले तो साइन कर दे, या साइन ना करे तो इसको रिजेक्ट कर सकता है, या
रिजेक्ट किए बिना ही उसको अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, यानी कि ना तो वह साइन करता और ना ही रिजेक्ट अपने पॉकेट में डाल लेता है, उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। नेक्स्ट अनुच्छेद 112, इसमें किसका वर्णन है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको साधारण भाषा में बजट भी कहते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द को उल्लेख नहीं किया गया है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 114, इसमें किसका वर्णन है? विनियोग विधेयक का, एप्रोप्रिएशन बिल का। इसमें संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद द्वारा पारित के लिए बिल पास करना अनिवार्य होता है। यदि संसद से पैसा निकालना हो तो यदि संचित निधि से पैसा निकालना हो तो उसके लिए एक बिल पास करना पड़ता है, उसका नाम है विनियोग विधेयक। नेक्स्ट अनुच्छेद 123, इसमें किसका वर्णन है? राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति, यानी कि ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसके कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 123। और 213 किसका है? राष्ट्रपति, जो गवर्नर का है। गवर्नर यानी कि राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति 213 में है, लेकिन राष्ट्रपति की 123 में। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है ये कानून निर्माण शक्ति, इसको कहते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमने आज महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़े, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा हम कर लेते हैं। सैन्य बलों के मौलिक अधिकार को सीमित करने का अधिकार संसद के पास होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 33। यहाँ पर 33 हमारा आंसर हो जाएगा, 33 में कहा गया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रेट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत। और यदि पूछे हाई कोर्ट कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। लोक कल्याणकारी राज्य का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 38 में। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 40 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्यजीव रक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48A में। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में, भाग 4A में। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई, हटाई गई, इसलिए यह सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। जो हमको ध्यान रखना है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 64 में किसका वर्णन है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? सरला से संसद 79, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में। और धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 110 में। आज का हमारा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, वो है EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का संबंध किस संविधान संशोधन से है? आगे जब हम इसको मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे तो EWS से संबंधित 2 अनुच्छेद है, 15(6) और 16(6), 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6, इनकी भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अब फिलहाल हमको ये बताना है कि कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।